नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। ठीक है, और आज का जो लेक्चर्स वीडियो है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित यूरोप में औद्योगिक क्रांति, यह आपका चैप्टर है और इस चैप्टर का लेक्चर्स वीडियो देखेंगे और यह लेक्चर संख्या 24 है। कुछ लोग तो यह कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी कराइए, परीक्षा नजदीक है। भाई परीक्षा नजदीक है तो मैं क्या करूं, मशीन बन जाऊं? क्या मैं कर सकता हूं, आप खुद बताइए। 3 या 4 किताबें हैं तो मैं प्रयास करूंगा परीक्षा होने तक कम से कम 11-12 कंप्लीट हो जाए। मेरा प्रयास रहेगा, मैं प्रयास ही कर सकता हूं। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि पूरा पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक संबंधित है और लेक्चर संख्या 24 है। जो भी लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। एनसीईआरटी 6 to 12 का पूरा लेक्चर वीडियो मिलेगा, उसका हैंड रिटेन नोट्स भी आपको मिलेगा और पावर पॉइंट नोट्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। और पावर पॉइंट नोट्स आप लोग दे सकते हैं, यूरोप में औद्योगिक क्रांति से संबंधित यह आपका नोट्स है। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री बीपीएससी/एसएसबी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति यह टॉपिक, इसे हम लोग देखते हैं। बीपीएससी के लिए और एसएसबी के लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है, लेकिन यह बाकी परीक्षाओं के लिए भी, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए औद्योगिक क्रांति यह क्या टर्म है। तो देखिए ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच, 1780 से लेकर 1850 के दशक के बीच ब्रिटेन में बहुत ज्यादा औद्योगिक बदलाव हुए थे। और यह समय अवधि ध्यान रखिएगा, 1780 से लेकर 1850। ठीक है, यह समय सीमा आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 1780 से के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग एवं अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे हम प्रथम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ये पहला औद्योगिक क्रांति जो है 1780 से लेकर 1850 है। द्वितीय औद्योगिक क्रांति जो है वह 1850 के बाद आएगा। ठीक है, ये पहला औद्योगिक क्रांति है 1780 से 1850। तो यह कालखंड भी ध्यान रखिएगा, 1780 से 1850 का कालखंड जब ब्रिटेन में बहुत बड़ा औद्योगिक परिवर्तन आया, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया, तो इस अवधि को पहली औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, दूसरी औद्योगिक क्रांति 1850 के दशक के बाद आई और उसमें क्या हुआ, देखिए इसमें तो अर्थव्यवस्था उद्योग से संबंधित परिवर्तन आया और इसमें रसायन और बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ। इसमें रसायन और बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ 1850 के बाद। ठीक है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो यह महोदय है अर्नाल्ड टायनली महोदय। यह इनका फोटो देखिए, आप लोग देख रहे हैं, यह वही है जिन्होंने पहली बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, अर्नाल्ड टायनली। परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो अर्नाल्ड टायनली। यह जान लीजिए 1 नंबर आपके झोली में जा रहा है, आता है परीक्षा में। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे जॉर्जिस मिशले, मतलब अर्नाल्ड टायनली ने सबसे पहले किया था, लेकिन उसके अलावा देखिए यूरोपीय विद्वानों जॉर्जिस मिशले जो फ्रांस के हैं, ठीक है, उसके बाद फ्रेडरिक एंजल्स जो जर्मनी के हैं, इनके द्वारा भी इस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो फ्रांस के जॉर्जिस मिशले और फ्रेडरिक एंजल्स जो जर्मनी के विद्वान हैं, इनके द्वारा भी औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। अंग्रेजी में शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री अर्नाल्ड टायनली द्वारा किया गया था। सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नाल्ड टायनली ने किया था। उसके अलावा फ्रांस के विद्वान जॉर्जिस मिशले ने भी किया था और फ्रेडरिक एंजल्स ने भी किया था, जो जर्मनी के विद्वान हैं। ठीक है, जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 से लेकर 1820 के बीच में हुआ। ठीक है, ब्रिटेन पहला देश है, देखिए ब्रिटेन पहला देश है जिसने सर्वप्रथम औद्योगिकरण का अनुभव किया।
औद्योगिकरण का जो शुरुआत हुआ था, जो प्रारंभ हुआ था, वो ब्रिटेन से ही हुआ था। औद्योगिकरण का जो शुरुआत हुआ था वह ब्रिटेन से ही हुआ था। इसलिए लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम वह देश जिसने औद्योगिकरण का अनुभव किया वह है ब्रिटेन। इसके कारण ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था और औद्योगिकरण ने ब्रिटेन को काफी कुछ बदल दिया। ठीक है, इसके कारण ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आया, कानून व्यवस्था में परिवर्तन आया, मुद्रा प्रणाली, बाजार व्यवस्था, सब में परिवर्तन आया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। अच्छा, औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव भी हैं, नकारात्मक प्रभाव भी हैं। नकारात्मक प्रभाव तो आप लोग खुद गिना सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव तो बहुत ज्यादा है। औद्योगिक क्रांति का बहुत ज्यादा सबसे बड़ी बात तो यह लोगों की आजीविका खा गई औद्योगिक क्रांति। लेकिन प्रारंभ में ऐसा लगा, शुरुआत में ऐसा लगा कि औद्योगिक क्रांति ने लोगों को बेरोजगार बना दिया, ज्यादातर लोगों को बेरोजगार करा दिया। जो काम 100-150 लोग कर सकते थे, अब बस 2 या 4 लोग मिलकर मशीनरी के सहायते काम कर लेना है, तो लोगों को बेरोजगार बना दिया औद्योगिक क्रांति ने। लेकिन यह बातें कुछ क्षण के लिए था, केवल कुछ क्षण के लिए यह हानिकारक था, लेकिन एक लंबे समय के लिए औद्योगिक क्रांति ने पूरे समाज को, पूरे देश को, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाया। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या लिखे, तो देखिए, औद्योगिक क्रांति से नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ। ठीक है, उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने से मानव को भारी कामों से छुटकारा मिल गया, मानव का काम आसान हुआ, आदमी का काम आसान हो गया भारी भारी काम करने से। ठीक है, क्योंकि वह सभी भारी और जटिल काम कौन करने लगा, मशीनरियां करने लगी। ठीक है, औद्योगिकरण क्रांति से यातायात एवं संचार के साधनों के नए नए आविष्कार हुए। परिवहन के तीव्रगामी साधनों से समय और दूरी पर मनुष्य ने विजय हासिल की। अब देखिए, परिवहन का आविष्कार हुआ, ट्रेन का आविष्कार हुआ। ठीक है, ट्रेन का, एरोप्लेन का, तो इससे क्या हुआ, बस का आविष्कार हो गया, बस बनने लगे, ट्रक बनने लगे, तो इससे क्या हुआ, परिवहन की, अब बताइए, बस और ट्रेन का जब शुरुआत हो गया तो परिवहन प्रणाली बहुत अच्छे तरीके से चलने लगी, समय कम लगने लगा, तो फिर माल निश्चित समय पर पहुंचने लगा, कच्चे माल और पक्के माल आराम से, पक्के माल बाजार में पहुंचने लगे, कच्चे माल फैक्ट्री तक पहुंचने लगे। तो इससे क्या हुआ, काम आसान हुआ ना, लोगों का समय बचा और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनने लगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य के आराम व सुख की वस्तुएं सस्ती कीमतों पर आम आदमी को मिलने लगी। सस्ती कीमतों पर मनुष्य को हर चीजें मिलने लगी। अब पहले देखिए, अब इसीलिए यही औद्योगिकरण का ही प्रभाव था कि भारत में जो हथकरघा उद्योग था वह खत्म हो गया, औद्योगिकरण का ही प्रभाव था। अब ब्रिटेन के कल कारखानों में बनने वाले सूती वस्त्र सस्ते होते थे और अच्छे भी होते थे, क्योंकि कारखानों में बने होते थे, सस्ते होते थे, अच्छे होते थे, टिकाऊ होते थे। तो यहाँ का जो मलमल उद्योग है, भारत का जो मलमल उद्योग था, भारत में जो हथकरघा उद्योग था, जो हाथ से बनाया जाता था, जो करघे से बनाया जाता था, वह ब्रिटेन की अत्याधुनिक कपड़े और अच्छे कारखानों से बनने वाले कपड़ों का मुकाबला यहाँ के घरेलू कपड़े नहीं कर पाते थे। ठीक है, जो करघे से बनते थे। इसीलिए भारत के का जो घरेलू उद्योग है, कुटीर उद्योग जो है, वह चौपट भी होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि मनुष्य के आराम और सुख की वस्तुएं सस्ती कीमतों पर और आम आदमी को मिलने लगी। ठीक है, कच्चे माल की मांग बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में भी क्रांतिकारी सुधार हुआ। कच्चे माल का मांग बढ़ गया। ठीक है, कच्चे माल का मांग बढ़ने से कृषि में भी परिवर्तन आया। बैंकिंग प्रणाली का भी विकास हुआ। तो ये सब क्या है, ये सब सकारात्मक प्रभाव है। अब औद्योगिक क्रांति का नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। भैया, नकारात्मक प्रभाव भी तो है, नकारात्मक प्रभाव भी था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि नकारात्मक प्रभाव जो था कुछ समय के लिए था, कुछ समय के नकारात्मक प्रभाव था। लेकिन एक तत्काल में लगा भाई ये औद्योगिक क्रांति तो बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है, लेकिन एक लंबे समय तक यह ब्रिटेन के लिए और बाकी यूरोपीय देशों के लिए हितकर साबित हुआ। देखिए, ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश में शहरों में आगमन। अब इससे क्या हुआ, ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश में शहरों में आगमन हो गया। मतलब गांव के जो लोग थे वह रोजगार के लिए कहां जाने लगे, शहरों में जाने लगे। मतलब गांव खाली हो गया, गांव का पलायन होने लगा, गांव से पलायन होने लगा। ठीक है, तो ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश में शहरों में आगमन होने लगा। शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण, अब शहरों में जनसंख्या बढ़ने लगी भैया, शहरों में अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आवास की समस्या उत्पन्न हो गई। ये सब क्या है, नकारात्मक प्रभाव जो है।
स्त्रियों एवं बच्चों का शोषण होने के कारण स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ गया। भैया स्त्रियों और बच्चों का शोषण होने लगा, शोषण ऐसे होने लगा। अच्छा बताइए, आज भी और बहुत सारी जगहों पर जब महिलाएं, मान लीजिए कई जगहों पर फैक्ट्री में या फिर कहीं अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो कोई महिला मजदूर है तो उसको कम वेतन दिया जाता है, महिला मजदूर को कम दिहाड़ी मिलती है, जबकि पुरुष मजदूर को ज्यादा दिहाड़ी मिलती है, क्योंकि पुरुष मजदूर ज्यादा काम करता है और महिला मजदूर थोड़ा सा कम ही ईंट ढो पाएगी, बालू कम ढो पाएगी, गर्रा माटी कम कर पाएगी, इसलिए उसे कम ही दिहाड़ी मिलती है। तो इस तरह क्या हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, बच्चों को भी कम वेतन मिलता है, ज्यादा काम कराया जाता है, तो इससे भी शोषण हो रहा है। ठीक है, तो स्त्रियों और बच्चों का शोषण होने के कारण स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी बढ़ गया। ठीक है, रेल व कुटीर उद्योग धंधों का समाप्त होना, या रेलवे में यह कुटीर उद्योग धंधों का भी समाप्त हो गया। भैया जब फैक्ट्री अच्छे कारखानों में जब अच्छी चीजें बनने लगेंगी तो कुटीर उद्योग को कौन पूछ रहा है, तो कुटीर उद्योग धंधा समाप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि अच्छे जो बड़े बड़े कारखाने थे वहां पर सारे प्रोडक्ट बनने लगे। ठीक है, और वह लोगों के लिए सस्ते भी पड़ते थे, इसीलिए कुटीर उद्योग धंधों का नाश भी हो गया। समाज, और देखिए सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या है कि पूरा समाज दो भागों में विभक्त हो गया, पूरा समाज दो भागों में विभक्त हो गया। एक पूंजीपति वर्ग हो गया और दूसरा सर्वहारा वर्ग हो गया। एक पूंजीपति वर्ग, एक दूसरा सर्वहारा वर्ग। तो समाज में पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष भी देखने को मिला। ठीक है, तो समाज जो है दो भागों में विभक्त हो गया, एक उद्योगपति और एक सर्वहारा वर्ग। ठीक है, तो ये सब क्या है, नकारात्मक प्रभाव है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बीपीएससी एसएसबी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाद में ऐसी बात नहीं यार बीपीएससी का कोर्स चल रहा है ना, इसलिए बीपीएससी का नाम ले रहा हूँ, बीपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि हमेशा के बीपीएससी के नाम से ही रहेगी। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का लेक्चर चल रहा है, तो इतना तो अगर आप दोनों हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, कृषि क्रांति, अब कृषि क्रांति क्या है, यही औद्योगिक क्रांति का ही पार्ट है। ब्रिटेन में होने वाला, यूरोपीय देशों में होने वाला औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कृषि में जो परिवर्तन आया वही कृषि क्रांति है। ब्रिटेन में या यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कृषि में जो परिवर्तन आया उसे ही कृषि क्रांति कहते हैं। अब देखिए एक छोटा सा यहाँ पर आपको चित्र दिखा रहा है, ये क्या है, ये फोटो है। देखिए ये फोटो आप लोगों को दिख रहा है, ये फोटो ब्रिटेन का है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं खेत की जुताई हो रही है, खेत की जुताई नहीं हो रही है, कटाई हो रही है, और कितना बढ़िया से काट रहा है। इधर घोड़ा आगे घोड़ा चल रहा है और पीछे कटाई वाला यंत्र लगा हुआ है। अब सोच लीजिए ये कृषि यंत्र है। 8 से 300 या 300 वर्ष तो हो चुका होगा, 300-350 वर्ष पहले ब्रिटेन में इस तरह से कृषि क्रांति आई थी। मतलब हल्का और आगे घोड़ा भी है, घोड़ा या बैल आगे करके, और पीछे कृषि यंत्र लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल टाइप का, मतलब काटने का। देखिए यहाँ पर क्या है, ब्लेड लगा हुआ है, और यहाँ पर ऊपर कौन बैठा है, यहाँ पर ऊपर किसान बैठा हुआ है, हेड लगाया हुआ है, और यहाँ पर कटाई वाला यंत्र है। ठीक, कटाई वाला यंत्र चल रहा है। ठीक है, पीछे, और यहाँ पर घोड़े से भी जोड़ दिए हैं सब। तो ये शुरुआती कृषि में परिवर्तन जो दिख रहा है, कृषि का उपकरण है। तो देखिए अब ये कृषि क्रांति के तहत ही ये उपकरण है, क्योंकि उसके पहले तो लोग बैल से जोतते थे। तो देखिए यह क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी संपत्तियों के पास छोटे खेत खरीद लिए। ये जमींदार है। अब देखिए कृषि क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था, बड़े बड़े जमींदारों ने, वही अभिजात वर्गों ने अपनी संपत्तियों के पास छोटे खेत खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया और बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली, जिसे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। अब ये जो बड़े बड़े जमींदार हैं थोड़ा सा खेत अपना खरीद लिए और उसके बाद गांव की सार्वजनिक जमीन पर भी कब्जा कर लिए। जैसा आज भी हमारे वहां होता है ना, हम लोग के वहां आज भी होता था पहले, अब तो सब बहुत सारा नियम कानून बन चुका है कृषि से संबंधित। तो गांव की सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लेते थे और इस तरह से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि उनके पास पैसा था पूंजी लगाने के लिए। ठीक है, कृषि क्रांति के कारण, अब कृषि क्रांति जो हुआ, कृषि में जो परिवर्तन आया, आमूलचूल परिवर्तन आया, उसके कारण क्या थे। तो देखिए ब्रिटेन में आई औद्योगिक क्रांति के कारण। अरे भाई कृषि क्रांति में जो परिवर्तन आया ये औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही तो आया। अगर औद्योगिक क्रांति नहीं हुआ होता, अच्छी जो भी कृषि यंत्र विकसित नहीं हुए होते,
तो फिर अच्छे कृषि यंत्र नहीं विकसित हुए होते, अच्छे रसायन नहीं विकसित हुए होते, ठीक, उर्वरकों की खोज नहीं हुई होती, उसको बनाया नहीं जाता, तो कहाँ कृषि में न तो कृषि में कुछ परिवर्तन आता और न पैदावार होता। तो ब्रिटेन में आई औद्योगिक क्रांति के कारण नए कलपुर्जों का बाढ़ सा आ गया, नया कलपुर्जा आ गया, कई सारे कलपुर्जे आ गए, ठीक है, जिसका फायदा कृषि क्षेत्र को भी मिला, लोगों के नए विकल्प मिले और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का विस्तार हुआ। मतलब नया नया उपकरण, नया नया कृषि यंत्र बनने लगा, तो उसमें कृषि से संबंधित यंत्र भी बनने लगा, ठीक है। बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया। भू संपदाएं बढ़ने से खाद्य उत्पादन में भी वृद्धि हुई, भू संपदा जब बढ़ी तो खाद्य उत्पादन में भी वृद्धि हुई। और ये सब कृषि से संबंधित उपकरण देख सकते हैं, ये सब क्या है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह सब उपकरण बने हुए हैं कृषि से संबंधित, ठीक है। क्योंकि औद्योगिक जब बदलाव होगा तो कई तरह के काम होंगे ना, उसमें कृषि से संबंधित भी काम हुए, कृषि से संबंधित रसायन बनने लगे, उर्वरक बनने लगे, कृषि से संबंधित उपकरण बनने लगे, तो ये सब दे सकते हैं औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ये सभी उपकरण कृषि वाले बने हुए थे, ठीक है। ब्रिटेन के 3 हिस्से और उनकी विशेषताएं हमने आपको भी बताया है ना कि औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ हुआ ब्रिटेन से ही हुआ, तो औद्योगिक क्रांति का सबसे ज्यादा असर ब्रिटेन ही हुआ और उसके बाद ब्रिटेन ने बाकी लोगों को भी सिखाया, उसके बाद ब्रिटेन से ही प्रभावित बाकी यूरोपीय देश हो गए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये ब्रिटेन का नक्शा देख सकते हैं, ये ब्रिटेन है। देखिए ब्रिटेन और इंग्लैंड में अंतर है, इंग्लैंड इज द पार्ट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। तो देखिए यह जो आप येलो कलर का दिख रहा है, यह क्या है, इंग्लैंड है, और यह जो आपका ये जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका वेल्स है, ठीक है, और यह जो आप देख रहे हैं यह आपका स्कॉटलैंड है, ठीक है, स्कॉटलैंड है, ठीक है। तो ये तीनों जो देश हैं मिलकर क्या कहलाते हैं, ब्रिटेन कहलाते हैं। यूनाइटेड किंगडम, वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं, ब्रिटेन कहलाते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है। ये ब्रिटेन के 3 हिस्से थे जिस पर एक ही राजतंत्र अर्थात सम्राट का शासन था, ठीक है। संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था थी, ठीक है, एक ही सिक्का अर्थात मुद्रा प्रणाली भी थी, आज भी एक ही है, ब्रिटेन इन तीनों को एक ही कहा जाता है, ठीक है। इन तीनों राज्यों के लिए एक ही बाजार व्यवस्था थी जिससे व्यापार करने वाले को एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए अलग से कर नहीं चुकाना पड़ता था। मतलब एक मुद्रा थी, एक शासन व्यवस्था था और एक ही कर पद्धति थी इन तीनों देशों में, और इनको पूरा संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था, ब्रिटेन। और आज भी ब्रिटेन वही है, आज भी वही परिभाषा है, ठीक है। पिटवा लोहे का विकास, भैया पिटवा लोहा क्या होता है, बस ये समझ लीजिए एक अच्छे मतलब कि कोई जो शुरुआत में जो लोहा होता है उसको पीट कर उसमें कुछ परिवर्तन करके कुछ भी ऐसा कुछ, मैं ज्यादा डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, डिफिनेशन नहीं दे पाऊंगा, तो समझ रहे हैं। मतलब उसमें जैसे मान लीजिए जो एफिल टावर बना है, पेरिस का जो एफिल टावर बना है पिटवा लोहे से ही बना है, ठीक है। तो देखिए पिटवा लोहे का विकास दरअसल कैसे हुआ था ब्रिटेन में, यह थे डर्बी महोदय थे। डर्बी जो थे लोहार थे और इनकी कई पीढ़ी लोहारगिरी का ही काम करती थी, तो इनके पीढ़ी में ही डर्बी जो थे लोहार थे और इनके पीढ़ी में ही लोहे का विकास, मतलब कि लोहे का ही मतलब उसका परिष्करण किया जाता था, तो इनकी पीढ़ी में ही पिटवा लोहे का विकास हुआ। पिटवा लोहे का विकास किसने किया, डर्बी फैमिली ने किया, डर्बी फैमिली, ये आप डर्बी फैमिली का फोटो देख सकते हैं, ठीक है। डर्बी फैमिली ने ही पिटवा लोहे का विकास किया। तो द्वितीय डर्बी थे जो 1711 से लेकर 1711 से 1768 तक यह जिंदा थे और इनके द्वारा ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया गया। अब प्रश्न ऐसे आएगा कि पिटवा लोहे का विकास किसने किया, तो डर्बी महोदय ने किया। कौन से डर्बी महोदय, द्वितीय डर्बी सेकंड ने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया, ठीक है। अब तृतीय डर्बी क्या करते हैं मतलब इनके द्वितीय डर्बी के सन मतलब पुत्र तृतीय डर्बी ने 1779 में विश्व में पहला लोहे का पुल बनाया। देख रहे हैं, विश्व में सबसे पहला लोहे का पुल किसने बनाया, तो थर्ड डर्बी ने बनाया था। कब, 1779 में। और द्वितीय डर्बी ने क्या किया, सेकंड डर्बी ने क्या किया, ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया। ये सोच लीजिए, मतलब लोहे का परिष्करण करके उसे और अच्छे बनाना, ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाना, यह काम डर्बी फैमिली ने किया और इस सेकंड डर्बी ने किया। और
तृतीय डर्बी थर्ड डर्बी ने 1779 में क्या किया, लोहे का पुल बनाया जो विश्व का पहला लोहे का पुल है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी लोग देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं। और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव है। औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा औद्योगिक क्रांति का। बीपीएससी पीजीटी के लिए ऑब्लिक देशस्वी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी जो यह कोर्स लॉन्च हुआ है, यह जो कोर्स में आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 का है, तो यह जो कोर्स है ये आपका अभी बीपीएससी पीजीटी और देशस्वी पीजीटी के लिए ही शुरू हुआ है, लेकिन यह बाकी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, तो इसका कोर्स जो भी लोग परचेज करना चाहते हैं, विशेष रूप से एनसीईआरटी हिस्ट्री का पूरा कोर्स क्लास 6 से लेकर 12 तक, चाहे किसी भी तैयारी के लिए आप कर रहे हो, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोग को पावर पॉइंट नोट्स भी दूंगा, पूरी टेस्ट सीरीज दूंगा, हैंड रिटेन नोट्स दूंगा और लेक्चर्स वीडियो भी आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और शुरुआत में भी आप लोग को बताया हूँ, दिखाया हूँ आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। ये व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं जिनको भी करना है, कोर्स ज्वाइन करना है तो। ठीक है, और 1499 रुपए का यह कोर्स है आप लोग का। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों के जीवन पर प्रभाव। अब औरतों और बच्चों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भैया, क्या क्या नहीं प्रभाव पड़ेगा, आपको बता दूं, अब न बहुत ज्यादा नियम कानून बन चुका है, अब न फैक्ट्री अधिनियम है, छोटे बच्चे से आप काम नहीं करा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 9 या 10 साल के बच्चों को भी काम कराया जाता था। 9-10 साल छोड़िए, 9 साल से ऊपर के बच्चों को काम नहीं करा सकते। इसके लिए कानून बनाना पड़ा कि 9 साल से ऊपर के बच्चों को आप नीचे के बच्चों को काम नहीं करा सकते। 9 साल से नीचे के बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते। इसके लिए सरकार को बकायदे कानून बनाना पड़ा। इसका मतलब 9 साल से ऊपर के बच्चे जाकर खटते थे और आप 18 साल से नीचे आप काम नहीं करा सकते हैं फैक्ट्री आने में, यह नियम है। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक सुविधापूर्ण और आनंददायक था। बिल्कुल भाई, उच्च वर्ग की महिलाएं का जीवन तो भाई बिल्कुल सुविधापूर्ण था, आनंददायक था। वो तो फैक्ट्री में थोड़ी जाएंगी, ठीक है, लेकिन इसके विपरीत निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी, उनका जीवन संघर्षपूर्ण था। हमारे देश में कहा जाता है शोषण हुआ है, गरीब तबकों का शोषण हुआ है, निम्न वर्ग का शोषण हुआ है, शोषण हुआ है। अरे यार, दुनिया के किस कालखंड में, किस संस्कृति में, किस सभ्यता में, किस देश में निम्न वर्ग का शोषण नहीं हुआ है, बताओ। पहले तो भारत में जितना भी शोषण हुआ होगा उसका 4 गुना शोषण अरब में, मिस्र में, तुर्की में, यूनान में और यूरोपीय देशों में हुए हैं। लेकिन वहां पर तो कोई कुछ, सब लोग सब कुछ भूल गए। लेकिन यहाँ वही पुराना राग जिसका कोई मतलब है ही नहीं। तो देखिए, निम्न वर्ग की महिलाओं का जीवन संघर्षपूर्ण था। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को मजदूरी कम मिलती थी। आज भी कम मिलती है यार। कई घर परिवार में अगर मान लीजिए कहीं काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या किसी का घर बन रहा है, तो लोग आमतौर पर यही चाहते हैं कि महिला मजदूर है तो कभी सैलरी दो, कभी उसको दिहाड़ी दो। ठीक है, और उस समय भी यही होता था, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को मजदूरी कम मिलती थी। महिलाओं का को काम निम्नतर परिस्थितियों में करना पड़ता था। ठीक है, देखिए, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली। आत्मसम्मान की एक अच्छा काम हुआ कि महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली और आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर वह छोटा बड़ा कम से कम वह सेल्फ डिपेंड हो सकती थी, आत्मनिर्भर हो सकती थी। 10 ही पैसा कमाए, मतलब कमा तो सकती थी। उनको काम मिलने तो लगा, कम ही मिलता था। ठीक है, थोड़ी चोरी बेईमानी हो जाती थी साहूकारों के द्वारा या फिर उद्योगपतियों द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा, जो महिलाओं को कम ही दिहाड़ी देते थे, कम ही उनको सैलरी देते थे। लेकिन कुल मिलाकर उनको वित्तीय स्वतंत्रता मिली, आत्मसम्मान में वृद्धि हुई, अब वह स्वतंत्र रूप से काम कर सकती थी। ठीक है, लेकिन शोषण बहुत ज्यादा हुआ, फायदा कम हुआ, नुकसान ज्यादा हुआ औरतों का, बच्चों का। बाल मजदूर पर प्रतिकूल प्रभाव। अब देखिए, बाल मजदूर वही है, फैक्ट्री वाला काम है। देखिए, यह बच्चे जो है ना, एकदम से रियल फोटो है, ये सब रियल फोटो है, फोटोशूट हुआ है। ये जो आज ब्रिटेन इतना बड़ा विकसित देश है और बड़ी बड़ी बातें होती हैं,
और ये देख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति में वहां के जो गरीब तबके के लोग थे या मध्यम वर्गीय लोग थे, उनके बच्चे तक काम करते थे। फैक्ट्री में देख सकते हैं कि बच्चा उस पर क्या बोलते हैं, मशीन पर चढ़ा हुआ है, और इससे कभी कभी बच्चों के बाल, कभी बच्चों के हाथ मशीन में फंस जाते थे, उससे उनका डेथ हो जाता था। और यह देख सकते हैं कि फैक्ट्री में किस तरह से गंदे कपड़े बांध के बच्चे काम कर रहे हैं। तो ऐसा काम बच्चों को करना पड़ता था, ठीक है, और इससे इसका प्रतिकूल प्रभाव भी बच्चों पर पड़ा। तो देखिए, मशीनों में गिरकर बच्चे मौत के मुंह तक में चले जाते थे। कोयला खानों में रास्ता सकरा होने के कारण कोयला खान, अब तो भाई, अब तो बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं भाई। अब तो ऐसी छिटपुट घटनाएं ही सुनने को मिलती हैं कोयला की खदानों में, लेकिन पहले कोयला की खदानों में या खानों में बहुत से लोग मर जाते थे। अब तो बहुत कुछ है, अब तो जल्दी कोई घटना नहीं घटती है, क्योंकि बहुत ज्यादा विज्ञान आगे निकल चुका है, तो हर चीज की जानकारी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन पहले कोयला खदानों में विस्फोट तक हो जाता था, अंदर अंदर पता नहीं चलता था कि अब एक कुल्हाड़ी मारेंगे तो उधर हो सकता है कि भाई गैस हो, प्राकृतिक गैस हो और आग लग जाए, ठीक है। ये नहीं पता होता था कि अगला, अगर हमने कुछ मतलब अगला मशीन हमने अगर कोयला निकाल रहे हैं तो फिर आगे प्राकृतिक गैस हो सकता है या फिर आग लग सकता है या जो भी कुछ होगा, ठीक है, नहीं पता होता था लोगों को, ठीक है। लेकिन अब कई सारी अत्याधुनिक सुविधाएं हो चुकी हैं। तो पहले के समय में क्या होता था, कोयला खान में रास्ता सकरा होता था। रास्ता सकरा होने के कारण बच्चों को भेजते थे कि आराम से सकरे रास्ते बच्चे जा सकते हैं, जिससे दुर्घटना का भय बना रहता था। बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाते थे और उनके हाथ भी कुचल जाते थे, ठीक है। औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति में कानून के जरिए सुधार। अब ये औद्योगिक श्रमिक जो है, चाहे स्त्री हो, बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, इनके लिए कानून के जरिए सुधार किया गया। सरकार सब देख रही थी, गवर्नमेंट सब देख रही थी ब्रिटेन की, तो उसने कई सारे नियम बनाए ताकि लोगों पर शिकंजा कसा जा सके, क्योंकि 5 साल 7 साल 8 साल के बच्चे भी काम पर लोग लगा देते थे। तो देखिए, उसके लिए नियम बना। सरकार ने 1819 में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कानून बनाया। कब? 1819 में, ठीक है। 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी लगाया गया। आई देखिए, बहुत बड़ा उदार दिल जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने दिखाया, तो उसने ये कहा कि कोई बात नहीं, 9 साल से कम उम्र के बच्चों को यार फैक्ट्री में मत लगाओ। तो एक तरह से वो दिखावा ही था, बाकी कुछ तो नहीं था नहीं, ठीक है। 9 साल से नीचे के बच्चे वैसे भी काम नहीं कर पाते हैं जल्दी, ठीक है। तो 9 साल से कम आयु के बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी लगाई गई। फिर 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की सीमा 12 घंटे तक सीमित कर दी गई। वाह रे वाह, यूरोप और हायरे इंग्लैंड कि 9 साल से कम उम्र के बच्चों को तो आप काम नहीं कराएंगे, सरकार का शासनादेश आ गया। और 9 से 16 साल के बच्चे हैं ना, वह भी छोटे हैं, बिल्कुल बहुत छोटे हैं, इनसे भी आप 12 घंटा से ज्यादा काम मत कराइए, ठीक है। 1833 के एक अधिनियम द्वारा 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम पर लगाने की अनुमति मिली। कुल मिलाकर धीरे धीरे उदारता आ रही है। 1833 के अधिनियम में क्या कहा गया कि 9 साल से कम, अच्छा उदारता भी नहीं आ रही, 9 साल से कम आयु वाले बच्चे हैं उनको भी आप काम पे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 9 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको काम पे लगाइए, लेकिन रेशम की फैक्ट्री में काम पर लगाइए, ठीक है। और यह 1833 के अधिनियम द्वारा आया। यूरोप में बाल श्रमिकों को आप लोग देख रहे हैं, ये फोटो, यह बाल श्रमिक हैं, ठीक है, जो कारखाने में काम कर रहे हैं। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए। बड़े बच्चे जो हैं उनको काम के घंटे उनके लिए सीमित कर दिए गए। फैक्ट्री निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। अब कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई जो फैक्ट्री में घूम घूम कर निगरानी करते थे, कई तरह की निगरानी करते थे, ठीक है। तो फैक्ट्री निरीक्षकों की भी नियुक्ति की गई। 1842 में एक और नियम आया, 1842 के अधिनियम के अनुसार, 1842 के नियम के अनुसार खान और कोयला अधिनियम ने, 1842 के खान एवं कोयला अधिनियम, मतलब ये पूरा नियम था। 1842 के खान एवं कोयला अधिनियम ने 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व स्त्रियों से खानों में काम लेने पर पाबंदी लगा दी, ठीक है। तो 1842 के एक्ट के अनुसार, 1842 के खान एवं कोयला अधिनियम, इस अधिनियम का क्या नाम था? 1842 का खान एवं कोयला अधिनियम में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मेल हो या फीमेल हो, उनको खानों में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई। मतलब कि 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं
वह खानों में काम नहीं करेंगे, कोयला के खदानों में काम नहीं करेंगे। और यह किस नियम के अनुसार आया? 1842 का खान एवं कोयला अधिनियम के अनुसार। यह ध्यान रखिएगा, 10 साल के बच्चे हैं, ठीक है। 1847 में, अब देखिए 1847 में क्या परिवर्तन आ रहा है। 1847 में यह कानून बना कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम न लिया जाए, ठीक है। अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है कि 1847 के अधिनियम के अनुसार यह कानून बना कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे, बच्चे और या स्त्री हैं तो उनको 10 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता 1847 के एक्ट के अनुसार। तो ये मतलब फैक्ट्री से संबंधित अलग अलग नियम हैं, तो इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी/DSSB पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोगों को, और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बात और लास्ट में कहनी है, भाई क्या चाहते हैं आप लोग? प्लेलिस्ट में जाइए ना, सभी वीडियो को देखिए, या तो फिर मैं बंद कर दूं, मतलब भूल जाते हैं क्या? प्लेलिस्ट में जाएंगे तो भाई पिछला वीडियो भी आपको मिल जाएगा।